डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस के लिए। आज क्लास 10 के लिए नेक्स्ट पार्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में पढ़ने वाला है। देखो, हमने कई सारी चीज़ें पढ़ ली। फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से सीख लिया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सीख लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इनका ही एक पार्ट है नेचर ऑफ रूट्स। हमें बिना सॉल्व करे हम कैसे पता कर सकते हैं, हम कंप्लीट सॉल्यूशन ना करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन निकलने वाले हैं या नहीं निकलने वाले हैं, और निकलने वाले हैं तो कैसे निकलने वाले हैं, नहीं निकलने वाले तो कैसे नहीं निकलने वाले। देखो, इसके लिए कंडीशन दी हुई है। कैसे कंडीशन दी हुई है? जब हम x की वैल्यू निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से तो ये वैल्यू आती है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये किसमें होता है? अंडर रूट में होता है। इसी को हम मॉडिफाइड करके लिखते हैं -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। अब ये डिस्क्रिमिनेंट देखो, अब हम बात करें यदि ये डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व ना हो तो हमारा तो आंसर यहाँ अटक जाता है। अंडर रूट यदि नहीं सॉल्व हो तो यहाँ रुक जाता है, यदि सॉल्व हो जाता है तो हम इसको आगे सॉल्व कर पाते हैं। मतलब हमें -b अपॉन 2a से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? सिर्फ इससे प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब इसमें अंडर रूट डी देखो, यदि तुम्हारे अंडर रूट डी फिर डिपेंडेबल सारी चीजें हैं। क्या चीजें हैं? ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट को मैंने लिख लिया अंडर रूट डी। अब अंडर रूट डी के बारे में फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस में बनाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड केसेस कैसे? अंडर रूट डी की यदि मैं बात करूँ और ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, सपोज करो ये 0 के इक्वल आ जाए, तो यदि 0 के इक्वल आ गया तो अंडर रूट भी 0, ये प्लस माइनस 0 हट जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस के b अपॉन 2a। बचेगा नहीं बचेगा? तो हम तो कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से पावर 2 होती है तो वैल्यू भी 2 निकलती है, तो यहाँ हम दूसरी वैल्यू भी क्या कह देते हैं कि दूसरी वैल्यू भी यही होगी -b अपॉन 2a। कोई और अलग वैल्यू नहीं होगी, सेम वैल्यू होगी। ठीक है, एक अलग वैल्यू यदि d की यदि हम बात करें d = 0 हुआ अभी तो, ठीक है, और d is greater than 1, d is greater than 1, d 1 से 0 से बड़ा हो गया, सॉरी 0, d is greater than 0। सपोज करो d की वैल्यू 4 हो गई तो सॉल्व हो जाएगा, 4 का 2 आ जाएगा, 2 जब -b प्लस माइनस 2 अपॉन 2a, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हट के 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे सॉल्व होके आ जाएगा, नहीं आएगा? तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जब 2 रखेंगे एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस कर लेंगे, तो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। अच्छा, एक लेते हैं d इज लेस देन 0। क्या लेते हैं? d इज लेस देन 0। तो यहाँ 3 केसेस हमारे माइंड में आए कि d की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या d से स्मॉल हो सकती है, d से ग्रेटर हो सकती है। तो d = 0, d इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। अब जब मैंने ये 3 केसेस की मैंने बात की तो इसके बारे में इन्हीं से हमें पता चलाना है कि हमारे पास क्या कंडीशंस आने वाली हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। d = क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और फर्स्ट केस में जब हम ले रहे हैं एक d = 0, हमने क्या लिया? सबसे पहला केस d = 0 ले लिया। यदि d = 0 हुआ तो हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ -b अपॉन 2a बचती है और दूसरी वैल्यू भी -b अपॉन 2a बचती है, मतलब हमारा आंसर निकल तो जाता है। अच्छा, जब भी हमारा निकल जाता है तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल। क्या होंगे? रियल, क्योंकि हमने वो निकाल लिए, हमने वो सॉल्व कर लिए। और इसके अलावा रियल एंड इक्वल क्या होंगे? इक्वल भी होंगे, क्योंकि -b अपॉन 2a जो सॉल्व करने से आएगा वही दूसरी बार आएगा, आएगा नहीं आएगा? अच्छा चलो ठीक है। सेकंड केस क्या है? इफ d इज ग्रेटर देन 0, सॉरी d इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होंगे? देखो, रूट्स यदि मैंने बात की थी जब d 4 हो जाए, 9 हो जाए, यदि d 5 हो जाए तो कुछ ना कुछ तो स्क्वायर रूट निकलेगा, कोई वैल्यू तो लेंगे। यदि अंडर रूट 3 आ गया तो 1.73 तो हम लेंगे, और 1.73 जैसे मैंने लिख रखा -b प्लस माइनस अंडर रूट b अपॉन 2a, और अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 3 आ गया, और अंडर रूट 3 मतलब -b प्लस माइनस 1.73 अपॉन 2। तो और मैं सपोज करता हूँ कि b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है, ठीक है, मैं ये सपोज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा? -2 प्लस 1.73 अपॉन 2 एंड -2 माइनस 1.73 अपॉन 2। देखो, एक बार तो ये दोनों नंबर एक माइनस एक प्लस तो सब्ट्रैक्शन होगा, दोनों माइनस तो एक बार ऐड होंगे तो कुछ तो डिफरेंस आएगा, अलग अलग आएंगे, और आंसर हमारे निकल रहे हैं। तो आंसर निकलते हैं तो इसका मतलब आर रियल एंड डिफरेंट, ठीक है, डिस्टिंक्ट।
इसका मतलब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, रियल होंगे और अलग होंगे। अच्छा, इसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड में क्या होगा, इफ d इज लेस देन 0, d 0 से कम कब होगा, जब नेगेटिव होगा, मतलब अंडर रूट d क्या आएगा, जैसे अंडर रूट -5 आ गया। अब चलो मैंने -5 हटा के 4 लिया, तो देखो इसको मैं ऐसे लिखूंगा अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई 4, और इसको मैं लिख दूँ अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4, और इसको मैंने लिखा अंडर रूट -1 और इसको लिखा अंडर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, देखो ये तो सॉल्व हो गया, पर लेकिन ये सॉल्व करके बताओ तो मैं जानूँ, इस माइनस को बाहर ला के बताओ तो मैं जानूँ कि यदि माइनस को बाहर लाने से ये है कि सर ऐसा लिख दे तो माइनस को, इसको हम नहीं लिख पाएंगे, इसको हम जानते हैं आयोटा के नाम से। किसके नाम से, आई के नाम से, और इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा, जो हम 11th-12th में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, अंडर रूट -1 के बारे में हम, और ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी। ठीक है, या फिर है रूट्स आर नॉट रियल। जब रूट्स रियल ना हो तो क्या है, d इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, यदि d की वैल्यू हमें पता ही है b² - 4ac। जब यदि तुमसे कहा जाए रूट्स इमेजिनरी है तो थर्ड ऑप्शन। अब ऐसा तो देखो बहुत कम केसेस में होता है, ऐसा तो हमें होता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन, अब यदि मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा और उसमें ऐसा हो पर लेकिन यदि हमें कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो ऐसा बहुत कम होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जो डिस्क्रिप्शन में देख लो, क्वेश्चन की लिंक दी हुई है, उनको ओपन करो। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, उनके रूट्स के नेचर बताओ, बस रूट का नेचर बताना है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखना है। ठीक है, इनको एक साइड लिख लो नोटबुक में, जिससे अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊँ तो मैं तुमसे पूछने वाला हूँ ऐसा आया है तो ऐसा कैसे होगा। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें कंप्लीट तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। अब क्वेश्चन मैंने लिखा 2x² - 3x - 5 = 0, सॉरी +5 = 0, प्लस है। ठीक है, 2x² - 3x + 5 = 0। अच्छा ये है, और तुम्हें इससे पूछा गया नेचर ऑफ रूट्स बताओ कि इसके रूट्स कैसे निकलने वाला है, कि रियल निकलने वाला है या नॉन रियल निकलने वाला है। रियल है तो इक्वल है या फिर अलग अलग है, समझ में आई बात। यदि रियल नहीं होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि रियल होते हैं तो इक्वल है या फिर अलग अलग है, चेक करता है। ठीक है, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, तो a = 2, b = -3 और c = 5। अब इसमें क्या करेंगे हम, d = b² - 4ac, d की वैल्यू -3² - 4 × 2 × 5 क्या आ जाएगा 9, -5 × 10 4 जा 40, कितना आ जाएगा -31। अच्छा, -31 इज लेस देन 0, 0 से तो कम है, स्मॉल है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, और जब 0 से कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स यहाँ लिख देते हैं, हियर d इज लेस देन 0, so roots are not real। या फिर यदि ये लाइन नहीं लिखते हैं, सो ये लाइन नहीं लिखते हैं तो this quadratic equation has no real roots, समझ में आई बात। या तो ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्लस की जगह आपका कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अच्छा, माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अच्छा, ये माइनस आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 आ गया, आया नहीं आया। अब क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। अच्छा, यहाँ भी मुझे ग्रेटर देन लिखना पड़ेगा, और जब ग्रेटर देन होता है तो रूट्स इक्वल होते हैं, और कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, दिस इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स।
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इक्वल, फाइनली ये इक्वल टू जीरो आ जाता, ये क्या आ जाता, जीरो आ जाता, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या लिखते हैं, डी इज इक्वल टू द जीरो। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर दिस इक्वेशन हैज इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये तो हम चेक करना सीख गए। अब तुमसे पहले से कह दिया जाए कि इसके रूट्स तो ये हैं, तुमसे क्या कह दिया जाए, इसके रूट्स तो अब यदि तुमसे कह दिया जाए कि रूट्स इस तरीके से पहले से ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यदि रूट्स रियल हैं और इक्वल भी हैं, अच्छा रूट जब रियल होते हैं और इक्वल होते हैं तो इसका मतलब कि कौन सा केस आता है, डी इज इक्वल टू जीरो आता है कि नहीं आता, मतलब हमें दे रखा है डी इज इक्वल टू जीरो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसी के फर्स्ट क्वेश्चन की, जो बहुत सिंपल है। क्या लिख रहा है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बताओ के की वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, के की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के की वैल्यू जीरो होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा इसके बाद अब मैं बात करता हूँ, देखो हमें पता है गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है, रियल एंड इक्वल दोनों कंडीशन है, ध्यान रखना। यदि सिर्फ रियल की बात करता है तो बात बहुत अलग हो जाती है, जैसा हम अभी पढ़ने वाले हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों बातें कही है, रियल भी है और इक्वल भी है। ऐसा कब होता है, जब हमें डी की वैल्यू क्या दे रखी होती है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो दे रखी है। अच्छा जीरो दे रखी है तो हम क्यों ना इसमें से वैल्यू कंपेयर कर लें, हियर a इज इक्वल टू के, b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 1 है या नहीं, वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू, b की वैल्यू 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ट्रांसफर किया 4k, या फिर 16 को कर लिया माइनस 4k इधर रहने दिया, माइनस 16 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 16/4 कितना आया 4, k इज इक्वल टू 4, दैट्स ऑल। अच्छा यहाँ तक मतलब k की वैल्यू तुम्हें निकल गई। इसके बाद लेता हूँ मैं इसी का, इसमें सारे क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ तो हो ही जाएंगे तुमसे। अच्छा मैं इसके बाद ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, ये तो सेकंड का फर्स्ट तो ले लिया, सॉरी मैंने, अब ले लेते हैं नाइन्थ, ले लेते हैं ये नाइन्थ वाला भी मुझे सही लग रहा है, इसको सॉल्व करना तुम सीख लोगे। अच्छा नाइन्थ की बजाय टेंथ भी ठीक है, टेंथ भी छोड़ो पर लेकिन टेंथ ही ले लेता है, ठीक है। के एक्स स्क्वायर ठीक ठाक क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, तो सब में एक ही कंडीशन है। सेकंड क्वेश्चन क्या मैं, के एक्स स्क्वायर, ये टेंथ वाला मैं देख रहा हूँ, सेकंड का टेंथ, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स। पहले तो हमें यही काम करना होगा ना कि एक्स स्क्वायर और एक्स को एक जगह, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिखते हैं, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर कॉमन लेके के प्लस 4x स्क्वायर, इसको लिखा के प्लस 1x, इसको लिखा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से क्या कंपेयर कर लिया हमने, कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू के प्लस 4, बी इक्वल टू के प्लस 1 और सी इज इक्वल टू 1। गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, बोला हुआ है नहीं बोला हुआ, इक्वल रूट्स बोला, ये क्वेश्चन ने दे रखा है ये कंडीशन। तो अच्छा ऐसा होता है तो हम क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा बी की वैल्यू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू के प्लस 4 और सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या बना,
के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इजिकल टू 0। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सॉरी स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के लिए इसको क्या करते हैं, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इजिकल टू 0, के माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 इजिकल टू 0। क्या बन गया, के प्लस 3 माइनस 5 इजिकल टू 0, और क्या आंसर आ गया, के माइनस 3 आ गया, के इजिकल टू 5 आ गया। ठीक है, यदि हम के की वैल्यू -3 लें तो भी इक्वल रूट्स होंगे, रियल और इक्वल, और के इक्वल टू 5। यदि तुमसे ये कहा जाए कि रियल नहीं, तुमसे कहा जाए सिर्फ इक्वल रूट्स है, तो हमें इक्वल रूट्स का मतलब है कि उसने रियल की वर्ड भी साथ में बोल दिया, चाहे इनडायरेक्टली बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल तो तब होंगे ना जब रियल होंगे, पहले रियल होते हैं उसके बाद इक्वल होते हैं। तो यदि तुमसे कहा जाए रियल है तब नहीं कह सकते कि हम इक्वल है, तुमसे कहा जाए कि रियल रूट्स है तो कैसे कहते हैं हम इक्वल है। हो सकता है अलग अलग हो सकता है कि नहीं, पर लेकिन यदि तुमसे इक्वल कह दिया जाए या फिर अलग अलग कह दिया जाए, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो इसका मतलब वो रियल तो है। समझ में आया, के की वैल्यू निकल गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कंडीशन दी हुई है हैज रियल रूट्स, बहुत अच्छी बात है। हमें क्या बोला हुआ है, हम क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें यहाँ कंपेयर करने से क्या मिल जाता है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू k। हमें पता है गिवन दैट दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। अच्छा मुझे बताओ, अब इसने रियल रूट्स बोला है तो इक्वल है या फिर अलग अलग है, कोई कुछ बता सकता है, कमेंट में करके बता दो यदि बता सकता है तो। ठीक है, ये इक्वल रूट जब हमने बोला है कि रियल रूट्स हैं तो वो इक्वल है या अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, हमें पता चलाना है। तो देखो रियल होता है तो हमें जानते हैं कि वो या तो 0 के इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है। तो इसको यदि हमने ऐसे बोल दिया कि ग्रेटर देन 0, कोई प्रॉब्लम, इसको b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, दोनों केसेस एक साथ ले लिए। हो सकता है वो इक्वल भी है और हो सकता है वो अलग अलग भी है। तो इक्वल होगा तो इक्वल टू 0 चाहिए और अलग अलग चाहिए तो ये बड़ा चाहिए। तो दोनों केसेस मैंने क्या ले लिए, साथ में ले लिए। छोटा नहीं किया इसको, स्मॉल नहीं किया, स्मॉल कर देते तो नॉट रियल हो जाता है, ठीक है, इमेजिनरी हो जाते हैं। तो b की वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 4 टू मल्टीप्लाई k इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 9 माइनस क्या आ जाएगा 8k इज इक्वल टू 0, क्या बनेगा k इज इक्वल टू 9/8। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, k इज इक्वल टू 9/8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और हमने देखो एक चीज हमने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, यहाँ इधर ग्रेटर देन इक्वल लगा हुआ है। ठीक है, k की वैल्यू या तो 9/8 के इक्वल होनी चाहिए या इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, हमने कुछ रॉन्ग तो किया नहीं है, अरे यहाँ कैलकुलेशन रॉन्ग कर दी। देखो कैलकुलेशन में क्या रॉन्ग कर दिया मैंने, जैसे मैंने -8k इज ग्रेटर देन -9, इसको ट्रांसफर तो कर दिया -9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद देखो पहले मुझे माइनस हटाना है, इसमें ऐसा इतना आसान नहीं है माइनस हटाना कि हमने -8k लिख रहा है, उधर -9 लिख रहा है, माइनस से माइनस हटा दिया, इक्वल होते हैं तो माइनस हट जाता है। पर लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या होती है, जब हमें जैसे मान लो लिख रहा है, इधर लिख रहा है मेरे पास -5, ठीक है, इज ग्रेटर देन -6, खूब जानते हैं अच्छे से हम, ठीक है, कि -6 से बड़ा होता है। यदि मैंने दोनों का माइनस हटाया, ठीक है, इसका भी माइनस हटा दिया, इसका भी माइनस हटा दिया, क्या बन गया 5 6। अब बताना कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो मतलब ये साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि k इज इक्वल 8k इज इक्वल टू, इसको तो मैंने कर दिया चेंज और माइनस माइनस दोनों हटा दिए। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8,
क्या आ जाएगी 9/8 और यहाँ क्या लग रहा है लेस देन इक्वल, मतलब k की वैल्यू या तो 9/8 के इक्वल होनी चाहिए या इससे कम होनी चाहिए, तब इसका आंसर निकलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो। अच्छा, यदि हम s को 9 को ट्रांसफर ना करके इसको करते हैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन पे 9 और यहाँ पहले से लग रहा है और 8 को ट्रांसफर करते तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 8 को अब ले जाओ, क्या बन जाएगा, बन रहा है 9/8 की तरफ ही मुंह खुल रहा है, तो इसका भी 9/8 की तरफ खुल रहा है। तो ये कंडीशन हमें ध्यान रखनी है कि जब कभी भी हम लेस देन ग्रेटर देन वालों में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आपस में चेंज हो जाता है, यदि लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है उसमें। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू हमें बतानी है फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 4 = 0। जब उसने क्या बोला हुआ है, कंडीशन क्या बोली है, हैज रियल रूट्स। उसने बोला है कि इसके पास कैसे रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं। अब इसने भी हमें नहीं बताया कि इक्वल है या अलग है। तो देखो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ इसको, b = k और c = 4। तो हम क्या चेक करेंगे, b² - 4ac चेक करेंगे। हम लिख देंगे गिवन दैट रूट्स आर इक्वल, सॉरी रूट्स आर रियल, सो b² - 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, b की वैल्यू k² - 4 × 1 × 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, k² - 16 इक्वल टू 0, k 16 और k 4 स्क्वायर रूट ले लिया। तो मतलब k की वैल्यू या तो 4 के इक्वल होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, इतना पता चला। लेकिन उसको चाहिए लीस्ट, मतलब सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू की बात करें तो देखो हमें पता है या तो 4 या 4 से बड़ी, इतना ही तो बोला है 5 6 से। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 4। तो k = 4 इज ए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के बाद यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 में बता रहा हूँ। ठीक है, इफ 2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² + 3x - 8। यदि 2 क्या है, रूट है, उसका रूट है तो मतलब x की वैल्यू है। ठीक है, इक्वेशन क्या दी हुई है, x² + 3x - 8 ये दी हुई है। क्या वापस से चेक कर लेते हैं। ठीक है, यही है 3x² + 3x - 8 = 0 और रूट क्या है, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2। ठीक है, अब ये 2 है तो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही, तो इसके लिए हम ऐसा बोल देते हैं 2² + p × 2 - 8 = 0। क्या बनाइए, 2 2 4 3 12 + 2p - 8 = 0। 12 और 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 उधर चला जाएगा, 2p = -4 और p = -4/2 तो -2। p की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमें गिवन इक्वेशन, ठीक है, क्या बन गई, 3x² + 3x² - 2x - 8 = 0 बन गई, नहीं बनी। अच्छा, इसके बाद इसने क्या बोला है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब देखो, अब इसने हमें p की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से। ठीक है, इसको लिखो चाहे मत लिखो, अगले कंडीशन में इक्वेशन ही बदल दी इस बार। इक्वेशन क्या है, 4x² - 2px + k = 0। यदि ये 4x² - 2px + k इसके क्या है, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स का मतलब रियल एंड इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना, रूट्स हैं। तो देखो इसमें पहले 2p की वैल्यू पुट करो, 4x² - 2 × -2x + k = 0। p की वैल्यू पुट हो गई। इसके बाद 4x² 2 2 4x + k = 0। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमसे बोला है इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स हैं तो b² - 4ac निकाल लेते हैं। क्या आना चाहिए, = 0 आना चाहिए, इक्वल है तो 4 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ से a की वैल्यू तो 4 आ रही है और b की वैल्यू 4 आ रही है और c की वैल्यू k आ रही है। तो 4² - 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4, c की वैल्यू k = 0। क्या आया, 16 - 16k = 0। ये उधर चला जाएगा, -16k = -16, 16 से 16 भी कैंसिल, k = क्या आ गया,
1 आ गया। दैट्स ऑल। के का आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। और ये आंसर सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, एक लास्ट आज का क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, पहले हमने क्या किया, जो रूट दे रखा था वहां से p की वैल्यू फाइंड कर ली। p की वैल्यू जब हम पुट कर दी तो वो अकेला k बच गया और k की वैल्यू निकाल ली थी। अब आ जाते हैं हम किस पे, 14 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p + 1 x², इसके बाद माइनस 6p + 1x प्लस 3p + q = 0। और साथ में ये लिखा हुआ है p ≠ -1। p की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, है इक्वल रूट्स। -1 क्यों नहीं हो सकती? यदि हम -1 यहाँ पुट कर दिया तो ये कट जाएगा, 0 बन जाएगा। x² का कोएफिशिएंट -0 तो कभी नहीं हो सकता। अच्छा, कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू p + 1, b की वैल्यू -6p + 1 और c की वैल्यू 3p+, ये बने हैं शायद, p + q नहीं है, अच्छा p + q ही है। ये p + 1 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। p + q लिख रहा है बुक में, पर लेकिन हम लेके चलते हैं p + q, इससे कुछ सॉल्यूशन अटक ना जाए बस। चलो देखते हैं, अटकेगा तो हम इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, वो 1 होना चाहिए। अच्छा, देखते हैं क्या है, क्या कैसे रूट्स दिए हुए हैं। इक्वेशन हैज कैसे रूट्स हैं 14 के अंदर, इक्वल रूट्स हैं। हैज इक्वल रूट्स मतलब इक्वल टू क्या चलेगा, 0 चलेगा। b² - 4ac = 0। b की वैल्यू -6p + 1 होल स्क्वायर -4 × p + 1, a की वैल्यू हो गई, और c की वैल्यू 3p + q = 0। इधर क्या बना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस का स्क्वायर +1, साथ में क्या बन गया, p² + 2p + 1। ये ओपन हो गया, -4 × 3 = 12 p + 1 p + q, मतलब ये 100% भी क्या है, +1 ही है। ठीक है, तो इसको चलो और देख लेते हैं। 36p² + 72p + 1 + 36 -12, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो ये प्लस क्यू नहीं है, इसको मैंने अभी थोड़ा सा सॉल्व किया है, तो ये 9 है। क्या है, 9। बुक में क्यू गलत प्रिंट हो गया है, तो ये 9 है, तो इधर 9 आ जाएगा, और इधर 9 आएगा तो इधर भी 9 आ जाएगा, और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 4 × 3 = 12 तो हो गया, क्या आ गया, p² + 9p + 1 से p का मल्टीप्लाई करेंगे तो +p + 9। ठीक है, इधर क्या बन गई है, p² + 10p + 9 = 0। अब यहाँ देखो कुछ सब्ट्रैक्शन अभी तो नहीं हो रहा। 36p² + 72p + 36 -12p² - 120p और -108 = 0। इसके बाद 36 और यहाँ कितने 12, कितने हो गए, 18p², अच्छा 72p, इधर 120, तो इधर तो होगा 28, उधर 20, 48 -48p। इसके बाद 36 और 108, ठीक है, माइनस के 72 = 0। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब हमें
देखो डिवाइड इसमें जा ही रहा है, कुछ शायद कौन से नंबर का डिवाइड जा रहा है, 6 का जा रहा है कम्प्लीटली। क्या बन जाएगा 3p² माइनस 3 का इसमें जाएंगे करेंगे तो 16p माइनस इसमें कितना आ जाएगा 24 = 0। अब हमारे पास ऐसे नंबर होने चाहिए जो 24 372 बना दें और इधर -16 बनाना है। तो ऐसे नंबर हमारे पास बात करें तो ऐसे नंबर्स बनेंगे कौन से, देखिए यहाँ q की जगह +9 है। इसके अलावा एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ 36p² - 12p² करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 24p²। अब जब इसमें 24 का डिवाइड करेंगे कंप्लीट इक्वेशन में, हालांकि हमने यहाँ भी डिवाइड में गलती की थी, 8 का डिवाइड करने में 6 का डिवाइड करने में गलती की थी, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब वो हट गया। अब 24 का डिवाइड करना है और हमें आना है p² - 2p - 3 = 0। अब इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, p² - 3p + p - 3 = 0। p कॉमन लिया, p - 3 + 1p - 3 = 0। इधर से क्या बन गया p - 3 p + 1 = 0। p = 3 और p = -1। देखो p = -1 के लिए तो वो पहले ही मना कर चुका ना, तो हम इसको लेंगे नहीं। p = -1 कैन नॉट बी p कैन नॉट इक्वल टू -1, सो वी टेक p = 3। p की वैल्यू 3 आ गई। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि उसके रूट्स भी फाइंड करो, तो p की वैल्यू जब इसमें पुट कर दोगे तो क्या बन जाएगी 3 + 1 4x² - 3 + 1 4 6 = 24x 3 9 12 3 = 36। क्या जा रहा है 4 का डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है, इसमें क्या बन जाएगा x² - 6x + 9 = 0। इसके तुम्हें स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है या कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज करना है, या फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ध्यान देखना इसका x - 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। x की वैल्यू भी तुम्हें निकालनी है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, लेकिन हो जाता है ऐसी मिस्टेक। यहाँ एक तो कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी, एक क्वेश्चन की वजह से यहाँ स्टार्टिंग से मिस्टेक हो गई थी, तो ध्यान रखना उसमें प्लस क्यों नहीं है, वो +9 है। ठीक है, अब इसके आगे हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसके अंदर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बारे में बात होगी, 2 डिजिट नंबर्स के बारे में बात होगी। अब जो क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी के अंदर छोड़ दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना कई सारे क्वेश्चन हमने छोड़ दिए। अभी तो सिर्फ हमने सीखे हैं कि एल्जेब्रिक इक्वेशंस हमने सीखे हैं डायरेक्ट जो हमें मिल रही थी। अब हम खुद बनाएंगे इक्वेशंस को, खुद सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करना है ये तुम पे डिपेंड करता है। स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व होना है तो स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हो तो उससे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबके लिए फिर है ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करवाने वाला हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो आगे के लिए तैयार रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।